नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है देश लाइव का, जिसमें बात करेंगे तमाम अहम खबरों की। शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ में। दरअसल दिल्ली के मधुशाला घोटाले में अब ईडी की भी एंट्री हो चुकी है। ईडी ने दिल्ली समेत 6 राज्यों में छापा मारा है। 30 जगहों पर यह छापेमारी की गई है। आपको बता दें कि ईडी ने भी शराब घोटाले को लेकर के मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था, जिसके बाद पहले सीबीआई ने छापेमारी की थी और अब इस पूरे केस में ईडी की भी एंट्री हो चुकी है। तो दिल्ली के मधुशाला घोटाले में अब ईडी की भी एंट्री हो चुकी है। दिल्ली समेत 6 राज्यों में मधुशाला घोटाले को लेकर छापा मारा गया है। ईडी ने यह छापेमारी दिल्ली के अलावा दूसरे राज्यों में भी की है। जानकारी के मुताबिक 30 से ज्यादा जगहों पर ईडी ने छापा मारा है। ईडी मुख्यालय के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक फिलहाल दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के आवास पर छापा नहीं मारा गया है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली के अलावा यूपी के लखनऊ, हरियाणा के गुरुग्राम, चंडीगढ़, मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु में भी ईडी ने छापा मारा है। दिल्ली के जोरबाग में ईडी ने समीर महेंद्रू के ठिकाने पर छापा मारा। समीर मेसर्स इंडो स्पिरिट्स के एमडी हैं। उन्होंने 1 करोड़ रुपए मेसर्स राधा इंडस्ट्रीज के राजेंद्र प्लेस स्थित यूको बैंक के अकाउंट में ट्रांसफर किए थे। अब तक की जानकारी के मुताबिक मूल रूप से आज की ईडी की कार्रवाई प्राइवेट व्यक्तियों के खिलाफ हो रही है, जिनका नाम सीबीआई की प्राथमिकी में दर्ज है। तो अब ईडी भी एक्शन में आ गई है। सीबीआई ने, आपको बता दें कि पूरे मामले को लेकर के एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें 15 लोगों को आरोपी बनाया गया था। मनीष सिसोदिया को आरोपी नंबर 1 बनाया गया था। वहीं ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया, जिसके बाद अब ईडी भी एक्शन मोड में नजर आ रही है। ये 1 साल में बनकर तैयार है। एक सर, दूसरा बड़ा मुद्दा है ईडी की कई जगह रेड्स हो रही है कई अधिकारियों की रेड्स भी। अब क्योंकि आपके घर की पहुंचेंगे, क्या ऐसी कोई सूचना आपके पास? पहले इन्होंने सीबीआई के छापे मारे, उसमें कुछ नहीं निकला। अब ईडी के छापे मार देंगे, उसमें भी कुछ नहीं निकलेगा। पूरी कोशिश ये है कि बस किसी तरह से जो देश में शिक्षा का माहौल बना, अरविंद केजरीवाल जी काम कर रहे हैं, उसको रोक दिया जाए, उसको किसी तरह से आगे बढ़ने से रोका जाए। लेकिन ये रोक नहीं पाएंगे। सीबीआई यूज कर लें, ईडी यूज कर लें, हर चीज यूज कर लें, लेकिन शिक्षा के काम को रोक नहीं पाएंगे। ये हमारी तैयारी मेरे पास कोई सूचना तैयारी है। आप ईडी अगर सामना करता है? मैं तो सीबीआई के लिए मेरी क्या तैयारी, मेरे पास कुछ है नहीं। मैंने ईमानदारी से काम किया, मैंने स्कूल बनवाए 4। अब बात बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के भारत दौरे की भी कर लेते हैं। दरअसल शेख हसीना भारत के 4 दिवसीय दौरे पर हैं और मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों के लिहाज से यह दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। शेख हसीना सुबह भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करने राष्ट्रपति भवन पहुंची। यहां शेख हसीना का जोरदार स्वागत हुआ। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहे। दरअसल शेख हसीना को रोहिंग्या शरणार्थियों के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद की उम्मीद है। शेख हसीना ने सोमवार को यह कहा था कि रोहिंग्या शरणार्थियों के मुद्दे से निपटने में बांग्लादेश की मदद करने के लिए भारत बहुत कुछ कर सकता है। जानकारी के मुताबिक म्यांमार से जान बचाकर भागे 10 लाख से ज्यादा रोहिंग्या शरणार्थी बांग्लादेश में रह रहे हैं। भारत दौरे पर आने से ठीक पहले भी शेख हसीना ने रोहिंग्या मुद्दे पर भारत से मदद की उम्मीद जताई थी। उन्होंने रोहिंग्या को बांग्लादेश पर बहुत बड़ा बोझ करार दिया था और कहा कि इस समस्या से निपटने में भारत बड़ी भूमिका अदा कर सकता है। शेख हसीना ने कहा था कि रोहिंग्या को तकलीफ में उन्होंने सहारा दिया, मानवीय आधार पर शरण दी, कोरोना काल में वैक्सीन भी लगवाई, लेकिन अब और कितने वक्त वो यहां पर रहेंगे। शेख हसीना ने रोहिंग्या शरणार्थियों के अपराध में लिप्त होने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि रोहिंग्या कैंप बनाकर रह रहे हैं, जिनमें से कई नशे, हथियार और महिला तस्करी जैसे धंधों में भी शामिल हैं। जितनी जल्दी हो सके उन्हें अपने देश चला जाना चाहिए और भारत एक पड़ोसी होने के नाते अहम रोल निभा सकता है। तो रोहिंग्या को लेकर के मदद की उम्मीद शेख हसीना को भारत से है। अब ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि भारत किस तरह से इस पूरे मुद्दे पर बांग्लादेश की मदद कर सकता है, क्योंकि भारत में भी अगर आप पश्चिम बंगाल की बात करें या दूसरे राज्यों की बात करें जो जिनकी सीमाएं बांग्लादेश से लगती हैं, तो उन राज्यों में भी अब रोहिंग्या शरणार्थी जो हैं वो रह रहे हैं। बड़े पैमाने पर वहां पर रोहिंग्या शरणार्थी मौजूद हैं और इस मुद्दे को लेकर के देश में सियासत भी खूब देखने को मिलती है। आम आदमी पार्टी का अलग रुख नजर आता है। वहीं
जब बात राष्ट्रीय सुरक्षा की आती है तो फिर ऐसे में भारत को भी इस मुद्दे पर गंभीरता से कहीं ना कहीं सोचना होगा, क्योंकि भारत भी अब कहीं ना कहीं रोहिंग्या शरणार्थियों की समस्या से जूझता हुआ नजर आ रहा है। You see, India is our dear friend. So whenever I come to India, it's a big pleasure for us, for me especially. India has done during our Operation War. So we have friendly relationship and we are cooperating with each other. So our main focus is to develop our people's condition, poverty alleviation, economic emancipation. So, with all these issues, I feel that our two countries we can work together, so that people not only India, Bangladesh. You see, वहीं सियासी गलियारों में राजपथ का नाम बदलने की चर्चाएं तेज हैं। हालांकि आधिकारिक रूप से कोई ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन यह उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार अब जल्द ही राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर सकती है। इन सब के बीच टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने मामले में केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने पीएम आवास का नाम बदलकर किंग कर्तव्य विमुड मठ करने की मांग की है। बता दें कि किंग कर्तव्य विमुड का मतलब यह होता है दुविधा में रहना। महुआ मोइत्रा ने ट्विटर पर लिखा, मुझे विश्वास है कि वे राजपथ का नाम कर्तव्य पथ कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि वे पीएम आवास का नाम बदलकर किंग कर्तव्य विमुड मठ करेंगे। इतना ही नहीं, इससे पहले भी उन्होंने इस मुद्दे पर बीजेपी पर निशाना साधा था। महुआ ने ट्वीट किया, क्या हो रहा है? क्या बीजेपी ने हमारी संस्कृति का बदलने अपना एकमात्र कर्तव्य बना लिया है? क्या उनके महापाप और पागलपन में हमारी विरासत का इतिहास फिर से लिखा जाएगा? दरअसल मोदी सरकार ने दिल्ली के राजपथ का नाम बदलने का फैसला किया। अब इसका नाम कर्तव्य पथ किया जा सकता है। 7 सितंबर को एनडीएमसी की एक अहम बैठक होने वाली है। उस मीटिंग में ही सरकार के इस फैसले पर मुहर भी लग सकती है। पीएम मोदी ने जब लाल किले की प्राचीर से गुलामी की हर चीज से मुक्ति होने की बात कही है, तभी से राजपथ के नाम बदलने पर भी मंथन शुरू हो गया था। अभी तक सरकार ने इसका औपचारिक ऐलान नहीं किया है, लेकिन एनडीएमसी की बैठक में इसे हरी झंडी दिखाई जा सकती है। इससे पहले भी सरकार ने ऐसे ही कई जगहों के नाम बदले हैं। मोदी सरकार के आते ही रेड कोर्स का नाम बदलकर लोक कल्याण मार्ग कर दिया गया था। कई रेलवे स्टेशनों के नाम भी ऐसे ही बदले गए हैं। सरकार का तर्क है कि आजादी के 75 साल बाद गुलामी का कोई भी प्रतीक नहीं रहना चाहिए। सब कुछ न्यू इंडिया वाले विजन को ताकतवर करने वाला साबित होना चाहिए। तो नया भारत कैसा होगा, यह सपना हर भारतवासी देखता है। सरकार भी नए भारत को लेकर के वक्त वक्त पर कई बातें करती रहती है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से संबोधन दिया था, तो उसमें उन्होंने कहा था कि भारत को गुलामी की हर चीज से आजादी चाहिए। इसी कड़ी में नाम बदलने का जो सिलसिला है वो लगातार चल रहा है और अब उम्मीद ये जताई जा रही है कि राजपथ का नाम भी जल्द बदलकर कर्तव्य पथ किया जा सकता है। हालांकि इस पूरे मुद्दे को लेकर सियासत भी परवान चढ़ती हुई नजर आ रही है। यूपी के बीजेपी विधायक अरविंद गिरी के निधन की खबर सामने आ रही है। दरअसल हार्ट अटैक की शिकायत के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन इसी दौरान रास्ते में अरविंद गिरी का निधन हो गया। बता दें कि अरविंद गिरी लखीमपुर खीरी की गोला सीट से बीजेपी के विधायक थे। वे गोला सीट से 5 बार विधायक रह चुके हैं। जानकारी के मुताबिक एक दिन पहले ही अरविंद गिरी अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास योजनाओं की समीक्षा करने निकले थे। उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक कर योजनाओं की जानकारी भी ली थी। उनके निधन की खबर से सियासी गलियारों में शोक की लहर दौड़ गई है। विधायक गिरी के निधन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दुख जताया है। अरविंद गिरी गोला विधानसभा में बड़े जनाधार वाले नेता माने जाते थे। ऐसे में उनके निधन से पार्टी को बड़ा झटका लगा है। फिलहाल उनके निवास पर पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है।
बुलेटिन के आखिर में बात बेंगलुरु में आसमानी आफत के सितम की भी कर लेते हैं। दरअसल बेंगलुरु में मूसलाधार बारिश का कहर लगातार जारी है, जिसकी वजह से लोग परेशान नजर आ रहे हैं। लोगों के सामने दिक्कतों का अंबार खड़ा हो गया है। मूसलाधार बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया है और राहत बचाव के लिए नौकाओं और ट्रैक्टरों को लगाना पड़ा है। वहीं लोगों में व्यवस्थाओं को लेकर भी नाराजगी देखने को मिल रही है। शहर में कई झील, तालाब और नाले लबालब भरे हैं। निचले इलाकों में घरों में पानी भर गया है। आलम यह है कि सड़कों से लेकर हवाई अड्डे तक में जलभराव देखने को मिल रहा है। वहीं कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने सोमवार रात को मूसलाधार बारिश से निपटने के लिए 300 करोड़ रुपए बेंगलुरु के लिए जारी करने का फैसला लिया। उन्होंने रात में वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक भी की, जिसमें शहर में बारिश और बाढ़ की स्थिति और इससे हुए नुकसान का जायजा लिया गया। बता दें कि राज्य सरकार ने राज्य भर में बारिश और बाढ़ से निपटने के लिए 600 करोड़ रुपए जारी करने का फैसला किया। बोम्मई ने बताया कि सड़क, बिजली के खंभे, ट्रांसफार्मर, स्कूल आदि क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे को बहाल करने के लिए 300 करोड़ रुपए अकेले बेंगलुरु के लिए रखे गए हैं। बोम्मई ने कहा कि 1 से 5 सितंबर तक शहर के कुछ हिस्सों में सामान्य से 150% अधिक बारिश हुई है। वहीं महादेवपुरा, बोम्मनहल्ली और केआरपुरम क्षेत्रों में सामान्य से 307% ज्यादा बारिश हुई है। ये पिछले 32 सालों की तुलना में सबसे ज्यादा बारिश है। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु में 164 झीलों को जोड़ने से पानी भर गया है। सरजापुर रोड पर रेम्बो ड्राइव लेआउट और सोनी ब्रुक्स लेआउट समेत कुछ इलाकों में जलभराव की ऐसी स्थिति है कि सुबह के वक्त छात्रों और दफ्तर जाने वालों को निकलने के लिए नौकाओं और ट्रैक्टरों का इस्तेमाल करना पड़ा है। आउटर रिंग रोड पर अनेक इलाकों से ये खबरें हैं कि बारिश और बाढ़ की वजह से अनेक IT कंपनियों का कामकाज प्रभावित हुआ है और लोग भी व्यवस्थाओं को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से आसमानी आफत का सितम बेंगलुरु के लोग इस वक्त झेल रहे हैं। देश लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।